हेलो गाइस, वेलकम ऑल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 7-8 नोटेशंस थे और उसके बाद हम लोगों ने देखा फोर्स का डेफिनेशन देखा। देन फोर्स का डेफिनेशन देखा, उसके बाद हम लोगों ने फोर्स के इफ़ेक्ट्स को देखा, उसके बाद फोर्स के टाइप्स को देखा। तो आप यहाँ पे एक फोर्स का टाइप देख सकते हो जो कि है कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स के बाद हम लोग देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसके एग्जाम्पल्स मैं पहले आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं समझा दूँगा आपको कि कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है, व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। देन उसके एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से डील करने वाले हैं। तो मैं पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन आपको करवा दूं। हम लोगों ने नोटेशन से स्टार्ट किया था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टॉर्क इज इक्वल टू, या टॉर्क था आप उसको यानी तो बोल सकते हो क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स बोल सकते हो। मोमेंट ऑफ फोर्स था फोर्स इनटू लीवर आर्म था, या मोमेंट आर्म बोल सकते हो, या उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम लोग बोलते हैं कई बार। तो बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे देखे हम लोग। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखा था। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है। m इज़ द मास, v इज़ द वेलोसिटी एंड r इज़ द रेडियस, जिस सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है। ओके, सर्कल की रेडियस होती है ना, तो वही चीज़ है। तो उसके बाद हम लोगों ने इफ़ेक्ट्स देखा था। फोर्स के इफ़ेक्ट्स हम लोगों ने क्या क्या देखे, फोर्स के इफ़ेक्ट्स हम लोगों ने देखे थे कि फोर्स जो होता है, सबसे पहली बात फोर्स है क्या। फोर्स जो है बेसिकली पुश या पुल है। पुश मीन्स होता है कि धकेलना, मीन्स अवे फ्रॉम यू। जैसे मैं हूँ, अगर मेरे को पुश लगाना है, मैं बोलूँगा पुश क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है सपोज, ओके, यानी तो आप इस बोर्ड को ही मान लो, ये बोर्ड है, तो अगर मैं इसको धकेलूँगा अपने से दूर, अगर इसको धकेलूँगा तो दैट विल बी कॉल्ड पुश। ओके, और जब मैं इस बोर्ड को खींचूंगा अपने तरफ, दैट विल बी पुल। तो मैं लगा तो रहा हूँ फोर्स ही, या तो वो पुश के फॉर्म में हो या तो पुल के फॉर्म में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फोर्स के इफेक्ट्स को क्या मतलब है, कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। ओके, फोर्स को तो हम लोग देख नहीं सकते फिजिकली, अपने आंखों से फोर्स को देख नहीं सकते, लेकिन फोर्स के इफेक्ट को ज़रूर हम लोग देख सकते हैं कि फोर्स से क्या हो रहा है। सपोज अगर फोर्स को अगर आप अप्लाई करते हो, सपोज एक स्पंज बॉल आपको मैंने दे दिया, तो स्पंज बॉल को मैंने दिया तो उसका एक शेप होता है, वो स्फेरिकल शेप का है। अगर आप उसको फोर्स लगाओगे, ओके, अगर आप उसको क्रश करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, उसका जो शेप है, स्फेरिकल शेप है, वो डिफॉर्म हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा और उसका कुछ इरेगुलर सा शेप आ जाएगा, रेगुलर शेप नहीं रह जाएगा, और उसका देखो कि साइज़ भी वो छोटा हो जाता है। तो फोर्स का ये इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट। और फोर्स जो है स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब अगर कोई भी चीज़ रेस्ट पे रखी है, आप उसको फोर्स लगा करके या तो पुश उस पर लगा दो या तो आप पुल लगा दो, तो आप उसको जो है रेस्ट से मोशन में ला सकते हो। इसी को हम लोग रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट बोले तो वो रेस्ट में रखी हुई है वो चीज़, तो आप उसको फोर्स लगा करके उस पर उसको मोशन में ला सकते हो। सिमिलरली मोशन में अगर है, मतलब स्टेट ऑफ मोशन है, तो अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आप उसको रोक सकते हो या आप उसको और तेज़ी से मूव करा सकते हो। कैसे करा सकते हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, सपोज इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो अगर आप सेम डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाओगे, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है और तेज़ मूव करने लगेगी। मतलब पुश करोगे आप उसको सेम डायरेक्शन में तो वो और तेज़ मूव करने लगेगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रही है, अगर आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, सपोज आप पुल उस पर लगा रहे हो, जब आप उस पर पुल लगाओगे तो वो या तो रुक जाएगा या तो स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम लोगों ने देखा फोर्स जो है दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, देन उसके बाद आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स देख लेते हैं, व्हाट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, देखो दो चीज़ों से बना है। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि हम लोग सबसे पहले कॉन्टैक्ट को देखते हैं, व्हाट इज कॉन्टैक्ट। और फोर्स तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है पुश या पुल के फॉर्म में है। ओके, जो यहाँ पे लिखी हुई है, फोर्स जो है पुश या पुल के फॉर्म में है। कॉन्टैक्ट क्या होता है, कॉन्टैक्ट बहुत सारे लोग आप लोग में से जानते होंगे, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट मीन्स होता है कि दो चीज़ टच में हो आपस में, मतलब उनके बीच में जो है कोई गैप नहीं है, मतलब एक कनेक्शन उनके बीच में फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट है तो यहाँ मैंने लिखा है कि बॉडीज मस्ट बी इन टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, बॉडी जो है टच में होना चाहिए एटलीस्ट इस फोर्स को लगाने के लिए। मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स अगर लग रहा है कहीं पे, तो दो सरफेसेस, एक कॉन्टैक्ट सरफेस आपको चाहिए, दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होंगी। ओके, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सपोज ये स्प्रिंग है। ओके, इसको स्प्रिंग को मैंने, वॉल है ये आपका, रिजिड वॉल है, कि फिक्स्ड वॉल है। इस वॉल को मैंने क्या कर दिया, ये स्प्रिंग है आपका। ओके, स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और ये इसका हैंडल है। ओके, सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हैंडल है। तो ये एक साइड से फिक्स्ड है।
अब मैं क्या करूँगा, इसको मेरे को क्या करना है, ये स्प्रिंग की लंबाई जो है मेरे को बढ़ानी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जो इसका हैंडल जो है, इसको हैंडल को पकड़ के मैं खींचूंगा। जब मैं इसको खींचूंगा तो ये स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, इलोंगेट होगा, मतलब इसका लेंथ बढ़ेगा। तो इसका लेंथ बढ़ा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉन्टैक्ट बनाया। किसका किसका कॉन्टैक्ट हुआ यहाँ पे, मेरे हाथ का और इस हैंडल का एक कॉन्टैक्ट हुआ, तभी मैं इस पर फोर्स लगा पा रहा हूँ और तभी इस फोर्स का इफेक्ट आपको दिख पा रहा है। और वो इफेक्ट है कि इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो वही चीज़ है, आपको जो दो सर्फेसेज हैं आपको हमेशा कॉन्टैक्ट में होना चाहिए इन द केस ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है किकिंग अ फुटबॉल। फुटबॉल का जब आपको किक करना होता है, ओके, फुटबॉल जो है क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है तो वो खुद से मूव करेगा नहीं जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। मीन्स दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पुश या पुल, किसके भी फॉर्म में हो सकता है। बेसिकली फुटबॉल है तो आप उसको पुश ही करोगे, धकेलते ही हो, ओके, उस पर किक करते हो तो। और वहाँ पे कांटेक्ट किसका होता है, वहाँ पे कांटेक्ट होता है आपके फुट का, जो प्लेयर है उसके फुट का और जो फुटबॉल है उसके बीच में। और यहाँ पे कांटेक्ट किसका हुआ, स्प्रिंग वाले केस में जो कांटेक्ट हुआ वो हुआ हैंडल और हैंड का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कांटेक्ट जो है किसका किसका हुआ, कांटेक्ट जो हुआ किसका हुआ, हैंड, आपका हाथ का, आपके हाथ का और हैंडल का, यहाँ पे कांटेक्ट हुआ। तब यहाँ पे आप क्या है, कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे लग रहा है और उसके इफेक्ट को आप देख पा रहे हो। किकिंग ऑफ फुटबॉल, सपोज यहाँ पे दो प्लेयर्स हैं, ओके, दो प्लेयर्स हैं। उतना ज़्यादा डायग्राम पे भाई ध्यान मत देना, ओके, बेसिकली समझना, ओके। जैसे ये फुटबॉल है और ये एक प्लेयर है, ओके, इस प्लेयर का नाम मैंने डाल दिया P1, इस प्लेयर का नाम है P2। तो अगर इस प्लेयर को सपोज प्लेयर P1 को अगर P2 को पास करना है, ओके, और फुटबॉल यहाँ पे है, और ओके फुटबॉल यहाँ पे, तो वो खुद से तो उड़ के नहीं चला जाएगा वहाँ पे। इसको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा बॉल पे, इसको किक करना पड़ेगा। जब ये इसको किक करेगा तब ये इसको पास कर पाएगा, ओके। तो यहाँ पे कांटेक्ट किसका किसका होगा, कांटेक्ट होगा यहाँ पे, कांटेक्ट फीट प्लस बॉल, ओके। तो यहाँ पे कांटेक्ट किसका होगा, कांटेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, फीट मतलब जो इस फुटबॉलर का पैर है और जो बॉल है उसके बीच में कांटेक्ट होगा, तभी वो बॉल जो है इस दूसरे प्लेयर के पास होकर के जा सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने आपको बताया जिससे कि आप समझ सकते हो कि कांटेक्ट फोर्स क्या है। अब हम लोग कांटेक्ट फोर्स के टाइप्स देखेंगे और इनके बारे में कुछ देखेंगे और उससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप मैं कांटेक्ट फोर्स का बताऊँगा आपको, वो है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको कि हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। एंड दूसरा मैं बताऊंगा आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, ओके। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हो इजीली, ठीक है। आप इसको बढ़िया से इसको आप नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन करके आप इसको रिवाइज कर सकते हो बार बार। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ आप इसको देखो, आपको फिर ईजी होगी, अपने जो टेक्स्ट बुक आपके होंगे रिस्पेक्टिव, तो उसको पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग देख रहे हैं, तो फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया कि ये हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स जाहिर सी बात है एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, उसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो सरफेस जो है आपको कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि दिस इज योर ग्राउंड, यहाँ पे बॉक्स रखा है, ओके, ये बॉक्स रखा है। तो सपोज मैं इसको मूव करा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, मैंने इस पे फोर्स लगा रखा है, इस डायरेक्शन में मैंने इसको मूव करा रखा है, F फोर्स मैंने इस पे लगाया हुआ है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा यहाँ पे जो कांटेक्ट है ये दोनों का, ये देखो, ये जो बॉक्स है, बॉक्स का जो सबसे नीचे वाला सरफेस होगा, ये जो ग्राउंड का सरफेस है, तो ये दोनों कांटेक्ट में है, ओके। ये दोनों क्या हैं आपके कांटेक्ट में है, देखो यहाँ पे ये है ना, कांटेक्ट में है ये दोनों। और यहाँ पे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसी सरफेस पे आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखने को मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहीं पे आपके इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स देखने को मिलेगा। इसको स्मॉल f से मैं
डिनोट कर देता हूँ इस सरफेस के बीच में। मतलब मैं इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा था इस डायरेक्शन में, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है यहाँ पे ये सरफेस इस बॉक्स के मोशन को अपोज कर रही है। ओके, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन था। ये बॉक्स इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था और ये ग्राउंड इसको क्या करेगा, इसको मूव नहीं करने देगा आगे। ओके, तो वो चीज़ है, ये रहा फ्रिक्शन। तो इसी को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो दैट्स वाई आई रोट की फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेस यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, बॉक्स का सरफेस और ग्राउंड का सरफेस दोनों कॉन्टैक्ट में, और वो एक ऐसा फोर्स है जो कि इस मोशन को अपोज करता है। और फ्रिक्शनल फोर्स होने के लिए एक रिलेटिव मोशन भी होना ज़रूरी है। रिलेटिव मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन है कि दो सरफेसेस अगर कांटेक्ट में हैं, सपोज ये मूव नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये ऐसे हैं तो रिलेटिव मोशन इनके बीच में जीरो है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन मतलब कि एक के रिस्पेक्ट में मूव करना चाहिए। सपोज ये नीचे वाला हैंड है और ये ऊपर वाला हैंड है, तो ये अभी रिलेटिवली रेस्ट पे है, रिलेटिव मोशन में नहीं है ये। लेकिन अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, मूव कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन को होने के लिए आपको क्या है, सबसे बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि एक रिलेटिव मोशन तो होनी चाहिए ना। रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कैसे होगा? और फ्रिक्शनल फोर्स आता क्यों है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है रफनेस के कारण। जिस सरफेस के साथ वो कांटेक्ट में आ रहा है, जैसा आपका ग्राउंड है और ये बॉक्स है, तो ये ग्राउंड जो है रफ है, ग्राउंड जो है आपका रफ होता है। और ग्राउंड जो है जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जो ग्राउंड होता है वो रफ होता है। ओके, तो अगर आप इस पर बॉक्स को अगर आप इस पर स्लाइड करा रहे हो तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। लेकिन अगर आपका सरफेस स्मूथ होता है, सपोज उस पर कुछ ऑयल रखा है, या नहीं तो अगर वो सरफेस गीली है, ठीक है, कुछ वहाँ पे लिक्विड चीज़ें, तो वो जो है वहाँ पे इजीली स्लाइड कर जाता है। जैसे आप देखते हो जब आप चलते हो, जब आपका फ्लोर होता है नॉर्मली, जब टाइल्स है या मार्बल है, तो नॉर्मली जब आप वॉक करते हो तो वो क्या है, आप अच्छे से चल लेते हो। लेकिन जब वही सरफेस अगर मान लो कि उस सरफेस पे ऑयल गिरा है या पानी गिरा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कई बार स्लिप कर जाते हो। ओके, आपका पैर फिसल जाता है। क्यों होता है ऐसा? अब वो सरफेस क्या हो गया, आपका स्मूथ हो गया, अब वो सरफेस रफ नहीं रहा। तो दैट्स वाई ये अगला पॉइंट यही है कि रफ सरफेस कॉजेज फ्रिक्शनल फोर्स। रफ सरफेस के कारण, रफनेस के कारण फ्रिक्शनल फोर्स आती है। उसके बाद देखो जो मैंने बताया कि आपको फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एफ जो रफ है, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन रफ सरफेस है वो हमेशा ज़्यादा होगा। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन, आप इसको नोट कर लो, ये है ग्रेटर देन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द रफ सरफेस होगा और जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन स्मूथ सरफेस होगा, तो आप देख सकते हो दोनों में फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा रफ सरफेस पे वो हमेशा ज़्यादा होगा। ओके, हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि जब सरफेस रफ है तो आप इजीली चल पाते हो, फ्रिक्शन मिल रहा है। और जब सरफेस स्मूथ हो गया तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, कोई अपोज ही नहीं कर रहा, तो आप स्लिप करते चले जाओगे। देन उसके बाद है रोलिंग फ्रिक्शन और उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपको यहाँ बताता हूँ मैं, रोलिंग मोशन और स्लाइडिंग मोशन, इसको रब करते हैं। सपोज यहाँ पे एक पहाड़ जैसा मैंने एक इंक्लाइन सरफेस ले लिया। ओके, और यहाँ पे मैंने एक इंक्लाइन सरफेस ले लिया। सपोज मान लो ऐसे पहाड़ पे आप जाओगे, तो पहाड़ी इलाके में जाओगे तो रोड्स आपको ऐसे ही मिलते हैं। सपोज सिलेंडर है, सिलेंडर आपने देखा है ना, सिलेंडर का शेप कैसा होता है, सिलेंडर ऐसा शेप का होता है कुछ। ओके, सिलेंडर है, तो सिलेंडर को मैंने यहाँ पे रख दिया। सपोज मैंने सिलेंडर को यहाँ रख दिया। ओके, तो ये सिलेंडर जो है यहाँ पे क्या करेगा, ये सरफेस, ये क्योंकि इंक्लाइंड है, जब आप इसको छोड़ दोगे, आपने पकड़ के रखा तो यहीं पे रहेगा, जब आप इसको छोड़ दोगे तो ये रोल करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रोलिंग, ये आपका रोलिंग मोशन हो गया। ओके, सपोज यहाँ पे मान लो एक बॉक्स रखी है। ओके, जो डब्बा होता है ना कार्टून, तो यहाँ पे ये जो मोशन करेगा इसको हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग मोशन। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई है कि रोलिंग मोशन जो है, रोलिंग मोशन में जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप यहाँ देखोगे जो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है ना सरफेस के साथ, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है हमेशा सरफेस के साथ, वो इसमें स्लाइडिंग में एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है किसका ज़्यादा होता है? स्लाइडिंग में ज़्यादा होता है रोलिंग से।
दैट्स वाई ऐसा होता है, ठीक है, यही रीज़न होता है क्यों। तो ये पॉइंट आपने देख लिया। तो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट पे ही, क्योंकि ये फोर्स जो है कॉन्टैक्ट का ही है, तो जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा, आप यहाँ देख सकते हो ना, कॉन्टैक्ट यहाँ ज़्यादा हो रहा है और यहाँ रोलिंग मोशन में कॉन्टैक्ट कम हो रहा है, तो दैट्स वाई फ्रिक्शन जो होगा हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा रोलिंग फ्रिक्शन से। सो नेक्स्ट हमारा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है देख लेते हैं। सपोज ये टेबल है आपका, ओके, सपोज ये टेबल है आपका, ओके, टेबल पे आपने एक बॉक्स को रखा हुआ है, तो इस बॉक्स का कुछ वजन होगा, इस बॉक्स का कुछ मास होगा, और उसी मास के कारण वेट आएगा, ओके, वेट आएगा, तो ये इस टेबल को क्या करेगा, नीचे की तरफ दबाएगा, नीचे की तरफ प्रेस करेगा, ओके, और इसी को हम लोगों ने वेट को जो है W जो है आपका क्या है, W जो है आपका वेट है, W जो है आपका वेट है, जो कि हमेशा वेट जो है हमेशा वो नीचे की तरफ एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑलवेज। ये टेबल को क्या करेगा, बॉक्स प्रेस करेगा अपने वेट के कारण वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ओके। तो आप देखोगे कि ये टेबल तो टूट तो नहीं रहा है। आप अगर सपोज कि अगर आप टेबल पे आप मान लो कि कुछ बुक्स ही रखे हैं या कुछ सामान आप रख देते हो, वो टेबल तो टूटता नहीं है ना, वो टेबल तो वैसे ही रहता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जिस फोर्स से इस टेबल को दबा रहा है, उतने ही सेम फोर्स से जो टेबल है आपका वो बॉक्स को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ओके। क्या बोला मैंने कि ये जो बॉक्स है टेबल को नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है अपने वेट के कारण, और ये टेबल क्या कर रहा है, उतना ही सेम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऊपर उल्टा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेट नीचे एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर की तरफ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि देखो N इज इक्वल टू W मीन्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मतलब जो टेबल लगा रहा है इस बॉक्स पे और जो वेट जो है बॉक्स का वो इक्वल है दोनों, ओके। तो इसीलिए मैंने बोला बॉक्स अप्लाइज अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द ग्राउंड अप्लाइज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द बॉक्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और यही है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ यही बोलता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो तो वो भी आपको रेसिस्ट करेगा और वो भी उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके। और फोर्स लगाने के लिए क्या होगा, दोनों सर्फेसेस कांटेक्ट में होंगी। यहाँ देख सकते हो यहाँ कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट सरफेस क्या है आपका, कांटेक्ट सरफेस ये है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा ये नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू इतना। ये मूव यहाँ पे मोशन नहीं होगा। आप सिंपल एग्जांपल देखो ना, सिंपल एग्जांपल देखो, अगर मान लो कि दो इंसान है तो वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, ओके, एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन दोनों जो है सेम फोर्स से एक दूसरे को खींच रहे हैं, दोनों जो है सेम फोर्स से एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो देखो वो दोनों आप देखोगे कि वहीं के वहीं रहेंगे, खींच तो नहीं पाएंगे दोनों एक दूसरे को, लेकिन अगर किसी ने भी एक ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो उस डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगा दूसरा बंदा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि इक्वल हो रहा है, इसका जो वेट है, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, दोनों इक्वल हो रहे हैं। दैट्स वाई जो है आपका टेबल जो है वो मूव नहीं करता, टेबल कोई मोशन नहीं करता। तो नेक्स्ट हम लोग एक और कॉन्टैक्ट फोर्स देखने जा रहे हैं, तो वो है टेंशन फोर्स अप्लाइड थ्रू स्ट्रिंग्स। टेंशन फोर्स क्या होती है और स्ट्रिंग्स क्या है। स्ट्रिंग्स मतलब नॉर्मली आप मान सकते हो कि ये धागा है, स्ट्रिंग्स जो है ये धागा, ओके, धागा आप इसको बोल सकते हो या रस्सी बोल सकते हो, ओके, स्ट्रिंग बोल सकते हो या सिंपली आप रोप बोल सकते हो। तो सपोज मान लो कि ये स्ट्रिंग है एक, ओके, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है एक कनेक्टेड है एक मेटल बॉल से, मेटल बॉल इससे कनेक्ट होकर के हैंग कर रही है। सपोज इस मेटल बॉल का जो वेट है वो 2 kg है, और वो वेट मैंने आपको बताया कि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा ऑलवेज। तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो इसका वेट मैंने बता दिया W, ओके, जो कि डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होगा, इस रस्सी को, ये रोप को जो है ये नीचे की तरफ खींच रहा होगा। लेकिन जब मान लो आपकी रस्सी वैसे की वैसी है, ओके, रस्सी वैसे की वैसी है, रस्सी टूटती नहीं है, ओके, और ये बॉल जो है इससे हैंग ही कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है कि ये मेटल बॉल जो है इस रोप को खींच रहा है नीचे की ओर। क्यों, अपने वेट के कारण, ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगा रहा है इस पर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो है, ये रोप जो है उल्टे डायरेक्शन में, मतलब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो W है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। उसी को हम लोग बोलते हैं T, टेंशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका सिंबल आप यहाँ पे लिख सकते हो, T से इसको डिनोट करते हैं,
टी से डिनोट करते हैं इसको। तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, तभी तो ये सिस्टम बचा हुआ है। ये बॉल वहीं का वहीं है और ये बॉल इससे लटका हुआ और वो स्ट्रिंग वैसे का वैसा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो होगा किसके बराबर, वेट के बराबर होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख के नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो न्यूटन्स थर्ड लॉ ही लग रहा है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ। दैट्स वाई ये दोनों इक्वल है, इक्वल और ऑपोजिट लगा रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के हम लोगों ने टाइप्स देख लिए जो भी है।